नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ दीपाली। हमारे इस खास शो में होंगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। पटना में एक स्कूली बच्चे ने राजनेताओं को आईना दिखा दिया। देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए बच्चे ने ऐसे सवाल किए जिससे सभी हैरान रह गए। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे और नीतीश कुमार भी चुपचाप छात्र की बातों को सुनते रहे। कार्यक्रम में कुमार राज चौरसिया नाम के स्कूली छात्र ने बोलने की इच्छा जताई तो नीतीश कुमार ने उसे मंच पर बुलाया। बच्चे ने मंच पर आकर देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या कारण है कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि उस स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री बन गया तो सबसे पहले मैं पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दूंगा। सभी बच्चे एक सरकारी स्कूलों में एक साथ पढ़ सके। अरे यार आगे से बैठो ना। और एक साथ चाहे वो डॉक्टर का बच्चा हो या किसान का, चाहे वो इंजीनियर का बच्चा हो या मजदूर का, तभी जाकर इस देश में समान शिक्षा लागू होगा। आज मैं क्या बोलूं? मैंने क्या सही बोला, क्या गलत, मुझे मालूम नहीं। इसका निर्णय तो आप लोग ही कर सकते हैं। एक बात जरूर है कि मेरे दिल में जितनी भी बात थी मैंने कह दिया और अंत में सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। आज बच्चे की प्रतिभा को मैंने देखा है। मेरी पूरी शुभकामना है। उनके माँ बाप से ही कहेंगे कि बच्चे पर ध्यान दीजिए और मेरे जैसे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से भी जो बनेगा, और क्या उसके मन में तमन्ना है, एक बार वो कह दिया कि अगर हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये कोई बन सकता है, चाय वाला बन सकता है तो पान वाला कहानी बन सकता है। उत्तराखंड के चर्चित फर्जी आईएएस मामले में आज आरोपी रूबी चौधरी को आखिरकार कोर्ट से जमानत मिल ही गई। दरअसल बीती 3 अप्रैल को पुलिस ने रूबी चौधरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से सुनवाई के बाद रूबी को जेल भेज दिया गया था। हालांकि बचाव पक्ष ने रूबी की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट में लगाई थी, जिसे दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम की जांच को पुलिस ने बीच में ही बंद कर सीबीआई की जांच की सिफारिश शासन से की। पुलिस के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे ये साबित हो सके कि रूबी चौधरी ने कोई फर्जी कार्य किया है, इसलिए हमें जमानत मिली और न्याय का पूर्ण रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। रूबी के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस के पास ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है जिससे कि ये साबित हो सके कि रूबी एलवीएस एकेडमी में क्यों ठहरी हुई थी। इस पर अभियोजन पक्ष कोई ऐसे ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया और कोर्ट ने 30-30 हजार के 2 निजी मुचलकों पर रूबी चौधरी को जमानत दे दी है। बरेली में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। इस शख्स पर डीआईजी ऑफिस में फोन करके धमकी देने का आरोप है। नवीन चतुर्वेदी नाम का ये शख्स खुद को पीएमओ में तैनात आईएएस बता रहा है। कोतवाली पुलिस फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने डीआईजी ऑफिस में फोन लगाकर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के मामले में डीआईजी स्तर पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी। जांच की गई तो पता चला कि आरोपी नवीन चतुर्वेदी ने 2 अलग-अलग मोबाइल नंबर से फोन किए थे। पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस किया और सारे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो गया। इससे पहले 24 जनवरी 2015 को इस शख्स ने सीएम का सेक्रेटरी बनकर कविनगर गाजियाबाद के एसडीएम के स्टेनो को धमकी दी थी और इस मामले में जेल भी गया था।
मेरे को नहीं जानकारी क्यों गिरफ्तार किया है, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने डीआईजी आवास पे फ़ोन किया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि डीआईजी का आवास है। मैंने फ़ोन जनरली किया था, कोई बात नहीं हुई डीआईजी साहब से। जैसे ही डीआईजी साहब के पास फ़ोन किया था, मैंने फ़ोन काट दिया था तुरंत। नहीं, मैं कोई जानकारी नहीं चाह रहा था। आपने ये कहा था ना कि पीएमओ कार्यालय से बोल रहा हूँ IAS में। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी खास नहीं कहा था जी। क्या बात है, किस केस की जानकारी चाह रहे नहीं, जानकारी मैं नहीं चाह रहा था किसी केस की। मेनका गांधी वाले नहीं, मेनका गांधी वाले केस के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं चाह रहा था कुछ। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पे बीजेपी मथुरा में एक बड़ी रैली करने जा रही है। 26 मई को होने वाली इस रैली में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा जाएंगे और इस महारैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी 25 मई से ही महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। मथुरा के नगला चंद्रभान में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। ये गांव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है। पीएम मोदी इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लाएंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। मोदी यहां आने वाले दूसरे पीएम होंगे। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में नगला चंद्रभान आ चुके हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रमुख चिंतकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1967 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और ग्वालियर में एकात्म मानववाद का नारा भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को मथुरा में होने जा रही रैली में शिरकत करेंगे। मथुरा के नगला चंद्रभान में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेताओं ने दीनदयाल धाम में आज बैठक की। बैठक में राज्य के बीजेपी नेताओं के साथ केंद्रीय नेता भी शामिल हुए। रैली को सफल बनाने के लिए बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। पार्टी नेताओं ने उम्मीद जताई है कि पीएम की रैली में 5 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। हम पूर्व संध्या पर 1 वर्ष की पूर्व संध्या पर पूरे देश और दुनिया को आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने साल भर का ब्यौरा और 25 तारीख को सच्ची हमारी सबकी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के पूरी टीम की, अमित शाह जी की पूरी टीम की सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ दीनदयाल धाम में आकर के होगी। हरिद्वार से बीजेपी सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने सूबे की रावत सरकार को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। निशंक के मुताबिक जहां एक ओर सरकार अर्धकुंभ को लेकर केंद्रीय मदद नहीं मिलने का दुष्प्रचार कर रही है, तो वहीं वर्ष 2010 में आयोजित हुए कुंभ के 95 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, जिसे राज्य सरकार अभी तक खर्च नहीं कर पाई है। ये सरकार मुझे पहले ऐसी सरकार लग रही है जो न तो आंकड़ों की दृष्टि से, न तथ्यों की दृष्टि से और न जानकारियों की दृष्टि से अपने में कामयाब है या अपने को ठीक कर रही है, उल्टा लोगों को गुमराह कर रही है। निशंक के ताजा बयान से उत्तराखंड की सियासी हलकों में बयानबाजी का दौर फिर से तेज होने की संभावना है और ऐसे में बीजेपी प्रदेश सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर सूचना विभाग के अंतर्गत MOU साइन किया गया है। MOU 2 अलग अलग जगहों पर फिल्म सिटी बनाने के संबंध में किया गया। इससे उत्तर प्रदेश में करीब 700 करोड़ रुपए की निवेश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार 2 MOU साइन कर रही है, जिनमें एक मामला लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर पर फिल्म सिटी बनाने का है, जबकि दूसरा ट्रांस गोमती कानपुर में फिल्म सिटी बनाने का है। ये दोनों ही फिल्म सिटियां अत्याधुनिक साज सज्जा से संपन्न होगी और यहाँ पर फिल्म निर्माण के संदर्भ में काम किया जाएगा। इस अवसर पर तमाम फिल्म हस्तियां भी मुंबई और तमाम अलग अलग हिस्सों से मौजूद थी। इस बात की है जहाँ 30 फिल्में अभी बन रही हैं, आने वाले समय में और भी फिल्में बनेंगी। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में ये शुरुआत हुई है कि लोग आ रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं। इन तमाम प्रयासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में नए रोजगार की तलाश कर रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की छवि को भी लेकर अखिलेश सरकार काम में जुटी हुई है। बरेली में स्कूल के टेम्पो से अपने घर वापस जा रहे एक छात्र की टेम्पो से गिरने के कारण मौत हो गई। मामला हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठौरा GLB मांटेसरी स्कूल का है। यहाँ तीसरी क्लास में पढ़ने वाला प्रियांशु
स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल की टेम्पो में बैठकर घर जा रहा था। बताया जा रहा है कि तेज स्पीड के कारण बीच रास्ते में प्रियांशु टेम्पो से नीचे गिर गया और पहिए की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजन स्कूल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि रोड खराब होने की वजह से हादसा हुआ है। एसओ को भेज दिया है और उनके उसे तहरीर लेकर के हम इसमें कार्रवाई करेंगे और ऑटो चालक की अगर इसमें कोई लापरवाही है तो निश्चित रूप से वो जेल जाएगा। बरेली जैसा ही हादसा भी कुछ दिन पहले पीलीभीत में भी सामने आया था, जहां पर एक छात्र की बस से गिरकर मौत हो गई थी। उन्नाव में 7 साल की मासूम से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना कोतवाली क्षेत्र के एबी नगर न्यू एरा पब्लिक स्कूल की है। आरोप है कि स्कूल बस के कंडक्टर ने बच्चे को बस में बैठा लिया और सारे बच्चे को घर छोड़ने के बाद उसे स्कूल कैंपस में ले जाकर हवस का शिकार बना डाला। बच्ची की हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे सुनसान जगह लेकर छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित बच्ची को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते कानपुर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित का पिता उसी स्कूल में चपरासी का काम करता है और वहीं इस मामले में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। स्कूल के पास आरोपी कंडक्टर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जिसके चलते आरोपी के फरार हो जाने पर पुलिस उसे ढूंढ भी नहीं पा रही है। आरोपी बस कंडक्टर के साथ साथ स्कूल पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। सवाल बड़ा ये भी है कि इतने बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ऐसे शख्स को कैसे दी जा सकती है जिसका कोई रिकॉर्ड स्कूल के पास नहीं है। मुरादाबाद में रेतीली जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनाए जाने के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जी संगम की तरफ से विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और बिल्डरों के गठजोड़ की खबर दिखाए जाने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल मुरादाबाद भूकंप के डेंजर जोन 4 में आता है। इसके बावजूद बिल्डर रामगंगा नदी के किनारे ऊंचे ऊंचे टावर बना रहे हैं, जो कि भूकंप के तेज झटके से जमींदोज हो सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक रामगंगा के किनारे इतने ऊंचे टावर बनाया जाना खतरे से खाली नहीं है। बिल्डर पैसा बचाने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के सभी मानकों को दरकिनार कर टावरों का निर्माण कर रहे हैं। जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं उनको ड्यूटी इसलिए रहती है कि वो देखें कि एनडीए ने क्या सैंक्शन किया है और किस पैमाने के तहत कार्रवाई हो रही है। तो जिसका उल्लंघन करते हैं तो एनडीए उसको एक्शन लेना चाहिए। सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना होगा कि नियमों का उल्लंघन कौन और किसकी शय पर कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कारतूस घोटाले को लेकर यूपीएसटीएफ की जांच लगातार तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा ऐसे आर्मोरर्स हैं जो यूपीएसटीएफ के टारगेट पर हैं। इस संबंध में डीजीपी को भी एक विस्तृत रिपोर्ट यूपीएसटीएफ ने भेज रखी है। दरअसल कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के कई सारे जिलों से जुड़े हुए सुरक्षा कर्मियों पर इस तरह का संदेह जताया गया कि वो कारतूस वगैरह नक्सली और कुछ आपराधिक संगठनों को बेच रहे हैं। दरअसल ये सारी कवायद आपराधिक घटनाओं को लेकर के सामने आई। कुछ आपराधिक वारदातों में गिरफ्तार किए अभियुक्तों से जानकारी मिली कि उन्हें हथियार आर्मोरर्स के माध्यम से मिले हैं। कारतूसों का ये घोटाला बदस्तूर चल रहा है। अब इसमें पुलिसकर्मी शामिल हैं, आर्मोरर्स शामिल हैं, इसलिए सवाल और भी गहरा गया है। यूपीएसटीएफ की टीम जल्द ही कुछ आर्मोरर्स की गिरफ्तारी कर सकती है। आगरा में स्टेट बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की गोली लगने से मौत हो गई है। दरअसल लोहा मंडी इलाके के स्टेट बैंक शाखा में कैलाश नारायण असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थे। आज सुबह जब कैलाश बैंक आए तब उसी दौरान बैंक का सिक्योरिटी गार्ड रामेश्वर अपनी 12 बोर की पिस्टल साफ कर रहा था। बंदूक साफ करने के दौरान गोली चल गई जो सीधे कैलाश नारायण को जा लगी। कैलाश नारायण को घायल हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उधर पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लिहाजा पुलिस इस केस को हादसे के तौर पर देख रही है। यूपी में पुलिस आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन औरैया में दरोगा के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे वो खाकी को शर्मसार करने के लिए काफी है। मामला बिधुना कोतवाली के गांव मकेका पुरवा का है। यहां दो पक्षों में जमीन को लेकर लड़ाई हुई। आरोप है कि रूरूगंज चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार ने मामले को सुलझाने के एवज में एक शख्स से 10,000 रूपए की मांग की। रकम न देने पर धर्मेंद्र कुमार ने घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की। आरोप ये भी लगा कि दरोगा ने घर में आग तक लगा दी। उधर दरोगा तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। और रोकने का प्रयास किया तो ये पुलिस पर हावी हो गई। पुलिस पर फायर भी की। महिला ने स्वयं आगे गई। मैंने नीचे जाकर बुझाने का प्रयास किया
तो उसके पति ने चाकू और फावड़ा लेके मारने की दौड़। अब दरोगा के ऊपर लगे आरोपों में कितना दम है, इसका खुलासा तो जांच के बाद हो पाएगा, लेकिन फिलहाल खाकी की साख पर बट्टा तो लग ही गया है। बाराबंकी में रसेड़ा आश्रम में घुसकर संत ज्ञानेश्वर की मैनेजर राम साई की हत्या कर दी गई। हत्या की वजह संत ज्ञानेश्वर की करोड़ों की संपत्ति को माना जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2006 में संत ज्ञानेश्वर की इलाहाबाद में हत्या कर दी गई थी। संत ज्ञानेश्वर की हत्या के बाद उनके सभी आश्रमों की देखरेख का जिम्मा राम सहाय पर ही था। सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले फैजाबाद में पेशी के दौरान चर्चित बदमाश मोनू सिंह और सोनू सिंह पर हुए हमले का ये जवाबी बदला है। आपको बता दें कि राम सहाय संत ज्ञानेश्वर मर्डर केस में गवाह था। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस खूनी खेल की शुरुआत कैसे और कब हुई। 2006 में इलाहाबाद के माघ मेला से जब संत ज्ञानेश्वर अपने शिष्य और शिष्याओं के साथ जा रहे थे तो हंडिया के पास उनके काफिले पर अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी गई थी। अस्पताल ले जाते समय संत ज्ञानेश्वर समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि इस चर्चित हत्याकांड के आरोपी विधायक चंद्रभद्र सिंह और संत ज्ञानेश्वर में बाराबंकी के आश्रम को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर हमले के कई मुकदमे दर्ज थे। इस मामले में सुल्तानपुर में भी मुकदमा चल रहा है। पुलिस ने पहले इस पूर्वांचल की माफिया ताकतों की साजिश बताया था इसे, लेकिन बाद में संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों ने इस मामले में विधायक चंद्रभद्र सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फर्रुखाबाद में गन्ना विभाग के ऑफिस में तैनात महिलाओं से अभद्रता के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए गन्ना विकास कार्यालय को सील कर स्टाफ को डीएम ऑफिस से अटैच कर दिया गया है और गन्ना विकास अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल जी संगम की टीम जब गन्ना विभाग के ऑफिस पहुंची थी तो वहां कर्मचारी शराब के नशे में धुत मिले थे। ऑफिस में तैनात महिला कर्मचारियों का आरोप था कि कर्मचारी शराब पीकर महिलाओं से अभद्रता करते हैं और शिकायत करने पर अधिकारी महिलाओं का वेतन ही रोक लेते हैं। गन्ना कार्यालय को सील कर दिया गया है। सारे दरवाजे में ताला बंद करा करके उनके सारे स्टाफ को अपने कलेक्ट्रेट से संबद्ध कर दिया गया है। और जिस चतुश्रेणी क्रमी राम नरेश की शिकायत की कि वो कल 3:30 बजे शराब लेकर के दफ्तर में आया था, वहाँ के महिला कर्मियों ने शिकायत की थी जो आज समाचार पत्र में छपी थी, उसको निलंबित कर दिया। आगे इस मामले में जांच कहां तक पहुंचती है और आरोपी कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। में आपातकालीन और समाजवादी एम्बुलेंस सेवा फिर से बहाल हो गई है। ड्राइवर्स ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के आश्वासन पर हड़ताल खत्म कर दी है। सीएमओ ने ड्राइवरों की मांग पर अवैध वसूली करने वाले आरोपी कोऑर्डिनेटर और उनके करीबी ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है और घायल एम्बुलेंस ड्राइवर और क्लीनर के उचित इलाज का भरोसा दिया है। 2 दिन पहले प्रतापगढ़ के लालगंज में हुए सड़क हादसे में एम्बुलेंस के ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए थे। ड्राइवर को सिर में गंभीर चोट लगी थी और उसे इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर कल से हड़ताल पर चले गए थे। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा परिणाम 26 मई को घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद परीक्षा परिणाम बोर्ड के मुख्यालय रामनगर में घोषित करेगा। इसको लेकर बोर्ड की ओर से सारी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। गौरतलब है कि बोर्ड रिजल्ट में डिवीजन के साथ ग्रेडिंग भी दी जाएगी। वहीं परिणाम की आधिकारिक घोषणा के बाद इसे बोर्ड की वेबसाइट के साथ साथ दूसरी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध कर दिया जाएगा। साथ ही छात्र मोबाइल फोन के जरिए भी रिजल्ट जान सकेंगे। हमारी वेबसाइट उत्तराखंड बोर्ड की है, उस पर भी यह देखा जा सकता है और जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र हैं यह परीक्षा फल घोषित होने के 10 दिन के अंदर हम विद्यालयों को प्रेषित कर देंगे। 10 मार्च से 1 अप्रैल तक चली बोर्ड की परीक्षाओं में कुल 3,19,141 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था।